पिछले लेक्चर में अपन ने लाभांश की घोषणा से संबंधित प्रावधानों का विस्तार से डिस्कशन किया था। उसके बाद निगमीय लाभांश वितरण कर के लेखांकन और प्रस्तावित लाभांश और उसकी घोषणा और भुगतान से संबंधित लेखांकन समझा था। अब अपन अंतरिम लाभांश इंटरिम डिविडेंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ऐसा लाभांश जो वर्ष के मध्य में अंतिम खाते बनाने से पूर्व संचालकों द्वारा अंशधारियों की स्वीकृति के बिना घोषित किया जाता है, उसे अंतरिम लाभांश कहते हैं, इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। संचालक ऐसा कदम तभी उठाते हैं जब वे आश्वस्त हो जाए कि चालू वर्ष में लाभ पर्याप्त है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार अंतरिम लाभांश घोषित करने से पूर्व पूरे वर्ष की आज की राशि इकट्ठी हानियों के लिए पर्याप्त प्रावधान कर लेने चाहिए। यह कदम उठाते समय संचालकों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। यदि वर्ष के अंत में कंपनी को पर्याप्त लाभ नहीं हुआ या हानि हो गई तो अंतरिम लाभांश की रकम संचालकों को अपने साधनों से उसकी पूर्ति करनी पड़ती है। यदि संचालक अंतरिम लाभांश भुगतान न करे तो वे पूर्व में घोषित अंतरिम लाभांश को रद्द करने का अधिकार रखते हैं। अंतरिम लाभांश का भुगतान संचालक तभी कर सकते हैं जबकि उन्हें अंतर नियम ऐसा अधिकार देते हों, आर्टिकल ऐसा राइट उन्हें दे रहे हों। तालिका एफ का अनुच्छेद 81 संचालक मंडल को यह अधिकार देता है कि वे समय समय पर अंतरिम लाभांश का भुगतान कर सकते हैं यदि वह कंपनी के लाभों को देखते हुए उचित हो। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार लाभांश में कोई भी अंतरिम लाभांश शामिल है। इससे स्पष्ट है कि अंतरिम लाभांश के साथ अंतिम लाभांश जैसा ही व्यवहार होगा और अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जैसी अंतिम लाभांश के लिए अपनाई जाती है। अब अंतिम लाभांश का अपन लेखांकन समझ लेते हैं। क्यों अंतिम लाभांश का तो अपन ने समझ लिया। तो अंतिम लाभांश प्रपोज नहीं होता, डायरेक्ट घोषित ही होता है। जैसा कि अपन ने अभी थ्योरी में डिस्कस किया, तो एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरिम डिविडेंड अकाउंट और टू कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट बीइंग इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर। उसके बाद इंटरिम डिविडेंड की राशि अलग से अंतरिम लाभांश बैंक खाता खोलकर उसमें ट्रांसफर की जाती है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी डिविडेंड बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू इंटरिम डिविडेंड बैंक अकाउंट। और बाद में जब अंतिम लाभांश का भुगतान करेंगे तो एंट्री हो जाएगी इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड बैंक। और जो निगमीय लाभांश कर है उसका भी भुगतान करना होगा, तो उसके लिए एंट्री हो जाएगी कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये हो गया इंटरिम डिविडेंड के बारे में नियमों की जानकारी और लेखांकन। अब फाइनल डिविडेंड का भी आपको आइडिया दे देते हैं कि अंतिम लाभांश फाइनल डिविडेंड क्या है। तो अंतिम लाभांश की घोषणा और भुगतान संचालकों द्वारा वित्तीय वर्ष के मध्य में की जाती है, जिसकी साधारण सभा में सदस्यों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। यदि संचालक अनुभव करे कि वित्तीय वर्ष के अंत में कर के बाद ज्ञात हुए लाभों के अनुसार अंशधारियों को और लाभांश दिया जा सकता है, तो उनके द्वारा कंपनी की साधारण सभा में जिस लाभांश को और घोषित किया जाएगा या और घोषित करने की सिफारिश की जाएगी उसे अंतिम लाभांश कहेंगे। लाभांश दो प्रकार के अंशों पर दिया जाता है, समता अंशों पर और पूर्वाधिकारी अंशों पर। पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश समता अंशों से पहले दिया जाता है क्योंकि कंपनी के अंतर नियमों में इन्हें यह अधिकार प्राप्त होता है। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देते समय यह ध्यान रखा जाता है
कि ये अंश संचयी है अथवा असंचयी। असंचयी पूर्वाधिकारी अंशों पर लाभांश का भुगतान तभी किया जाएगा जबकि कंपनी के पास विभाजन योग्य लाभ हो। यदि ऐसा नहीं है तो उस वर्ष उन्हें लाभांश से वंचित रहना पड़ेगा। यदि पूर्वाधिकारी अंश संचयी हैं और कंपनी के पास किसी वर्ष में विभाजन योग्य लाभ नहीं है तो उनका उस वर्ष का लाभ संचित हो जाएगा और अगले वर्षों में जब भी विभाजन योग्य लाभ उपलब्ध होगा तो उस समय पहले इनके संचित लाभांश का भुगतान होगा, तत्पश्चात समता अंशों पर लाभांश दिया जाएगा। यदि विभाजन योग्य लाभ संचित पूर्वाधिकार लाभांश चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है तो विभिन्न अंशों पर उनकी संचित राशि के अनुपात में भुगतान कर दिया जाएगा। और जब तक संपूर्ण संचित लाभांश का भुगतान नहीं हो जाता तब तक समता अंशों पर लाभांश का भुगतान नहीं होगा। इसका मतलब ये होता है कि मान लो कम्युलेटिव प्रेफरेंस है, 3-4 तरह के हैं, 6%, 8%, 10%, सबका भुगतान बाकी है और टोटल भुगतान मान लो 10 लाख बाकी है, लाभ आपके पास 8 लाख की है, तो इस 8 लाख को उनके जितना लाभांश संचित पड़ा है, बकाया है, उसके प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किसी एक को पहले और दूसरे को बाद में नहीं दिया जाएगा। यदि कंपनी के अंतर्नियमों में पूर्वाधिकारी अंशों को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि इन्हें एक निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का पूर्वाधिकारी होने के साथ साथ इनके धारकों को कंपनी के शेष लाभ में से समता अंशों पर निर्धारित दर से लाभांश देने के बाद बचे हुए लाभ में समता अंशधारियों के साथ साथ एक निश्चित दर से या निश्चित अनुपात में अतिरिक्त लाभांश प्राप्त करने का अधिकार होगा, तो ऐसे पूर्वाधिकारी अंशों को अवशिष्ट भागी मीन्स पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। पार्टिसिपेटिंग मीन्स बचे हुए लाभ में भी वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये चीज़ आपने फर्स्ट ईयर में कंपनी लेखों के पहले पाठ में पढ़ी होगी, जहाँ प्रकार समझाए जाते हैं पूर्वाधिकारी अंशों के। यदि अंतर नियमों में ऐसा स्पष्ट प्रावधान नहीं हो तो ये पूर्वाधिकारी अंश अनावशिष्ट भागी पूर्वाधिकारी अंश में नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहलाते हैं। अब अपन लाभांश का कैलकुलेशन, जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन किस तरह से होता है उसको समझेंगे। तो उदाहरण नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है कि देना लिमिटेड के अंतर नियमों में निम्नलिखित व्यवस्था है कि प्रत्येक वर्ष के कराधान से पूर्व लाभ का 10% सामान्य संचय में हस्तांतरित करना है। उपरोक्त हस्तांतरण के बाद उपलब्ध कुल राशि में से गत वर्ष के शेष सहित पूर्वाधिकारी अंशों पर निर्धारित दर से लाभांश दिया जाएगा। उसके बाद जो राशि उपलब्ध होगी उसका 5% स्टाफ को बोनस दिया जाएगा। ध्यान रखना है कि जो शुद्ध लाभ उसका 10% पहले जनरल रिजर्व में डाल दो, उसके बाद जो उपलब्ध राशि है, उपलब्ध का मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट प्लस पिछले साल का बैलेंस दोनों जोड़ लिया, उनमें से रिजर्व में ट्रांसफर हुआ वो घटा लिया, फिर प्रेफरेंस शेयर का जितना निर्धारित दर से डिविडेंड देना है वो भी घटा लिया, फिर जो बचा उसका 5% स्टाफ के लिए बोनस देने हेतु सुरक्षित रखना है। और उसके बाद यदि संभव हो तो समतांश पूंजी पर 15% दर से लाभांश दिया जाएगा। और उसके बाद भी राशि बच जाए तो 50% तो आगे कैरी फॉरवर्ड कर ली जाएगी और 50% राशि पूर्वाधि और समता अंशधारियों में 1:2 में बांट दिया जाएगा, मतलब पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और कंपनी की अधिपदत्त पूंजी 100 रुपये वाले 26,000 12% संचयी मतलब कुमुलेटिव पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर और 10 रुपये वाले 1,80,000 समता अंशों में बंटी हुई है। हास का प्रावधान करने और कराधान का प्रावधान मतलब हास तो 66,200 और कराधान 2,50,000 रुपये घटाने से पूर्व 31 मार्च 19 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ 11 लाख रुपये आंका गया और पिछले साल 17-18 का लाभ आगे लाया गया है, वो है 1,47,180। और आपको कहा गया है इसका लाभों का नियोजन प्रदर्शित कीजिए।
तो अब देखिए इस सवाल को अपन हल करते हैं। सबसे ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट शोइंग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है आपको 11 लाख, लिख दीजिए। लेस कीजिए डेप्रिसिएशन 66,200 और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 2,50,000। इन दोनों की जोड़ हो गई 3,16,200। इसके बाद जैसे ये दोनों लेस किए, 11 लाख में से 3,16,200 लेस किए तो पीछे बच गए 7,83,800। अब ऐड करो इसमें प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम प्रीवियस ईयर 1,47,180, क्योंकि ये ऐड करने के पहले जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। तो जैसे ये ऐड किया टोटल प्रॉफिट हो गया हमारे पास, जिसको अपन अमाउंट अवेलेबल फॉर एप्रोप्रिएशन कहेंगे 9,30,980। फिर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व में पैसा कौन सा ट्रांसफर होता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि साफ लिखा है पहले पॉइंट में कि प्रत्येक वर्ष के कराधान से पूर्व जो लाभ हो उसका 10% सामान्य संचय में हस्तांतरित करना है। तो जनरल रिजर्व में वो पैसा ट्रांसफर करना है जो बिफोर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अवेलेबल हो। तो ध्यान दीजिए आफ्टर टैक्स प्रॉफिट है 7,83,800, तो बिफोर टैक्स कितना होगा 7,83,800 प्लस 2,50,000 जो कि प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स घटाया हुआ है, उसको वापस जोड़ देंगे तो टोटल आएगा 10,33,800। इसका 10% होता है 1,03,380। ये लिख दो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो अब क्या है कि जो अवेलेबल अमाउंट फॉर अप्रोप्रिएशन है 9,30,980, उसमें से लेस करेंगे अप्रोप्रिएशंस, जिसमें नंबर 1 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व आ जाएगा। और सीधा सा वर्किंग नोट बना लो 7,83,800 प्लस 2,50,000, इन दोनों को जोड़ के इंटू 10% तो हो जाएगा 1,03,380। उसके बाद दूसरा अपन एप्रोप्रिएशन करेंगे प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस कैपिटल है आपकी 26,000, प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपये वाले, तो 26 लाख। 26 लाख का 12% हो गया 3,12,000। तो ये 3,12,000 लिख दो इनर कॉलम में, क्योंकि इसमें प्लस होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट में वो। उसके बाद लिखो प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड। वो आपके इक्विटी शेयर कैपिटल है 1,80,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच, तो टोटल 18 लाख हो गए। 18 लाख का आपको देना है 15%, तो 18 लाख का 15% हो गया 2,70,000। उसके बाद स्टाफ के बोनस के लिए भी रखना है। हाँ, तो अपन डिस्कस कर रहे थे कि प्रपोज इक्विटी डिविडेंड 2,70,000 रुपये हो गया। अब बोनस टू स्टाफ कैसे निकालेंगे? तो बोनस टू स्टाफ के लिए लिखा हुआ है कि तदुपरांत उपलब्ध राशि का 5% स्टाफ को बोनस के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। तो अब देखिए कि 9,30,000 रुपये हैं। 9,30,000 में से 3,12,000 घटा दीजिए प्रेफरेंस डिविडेंड और 2,70,000 इक्विटी डिविडेंड घटा दीजिए। और उसके बाद में एक मिनट, इक्विटी डिविडेंड नहीं, ये आपके लिखा है कि 1, 2, 3 तदुपरांत उपलब्ध राशि का 5% स्टाफ बोनस के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। तो 9,30,000 में से एक तो 1,03,000 ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व घट गए और 3,12,000 घट गया प्रेफरेंस डिविडेंड का। बस इक्विटी वाला पॉइंट बाद में आया हुआ है। तो टोटल 4,15,380 इसमें से घटा लो। तो 9,30,980 में से 4,15,380 गए तो पीछे बच गए 5,15,600।
ये 15,600 का 5% आ जाएगा 25,780। ये आ गया बोनस टू स्टाफ। अब देखिए कि 9,30,000 में से अब ये चारों चीज़ें घटा लीजिए आप, क्योंकि इन्होंने लिखा है कि 15% डिविडेंड के बाद अगला पॉइंट है 50% ऑफ द रिमाइंडर विल बी कैरिड फॉरवर्ड एंड द रिमेनिंग 50% विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द प्रेफरेंस एंड इक्विटी शेयर होल्डर इन द रेशियो ऑफ 1:2। इट मीन्स जो 9,30,980 है, इसमें से 1,03,380 घटा लीजिए, 3,12,000 प्रेफरेंस का प्रपोज डिविडेंड है वो घटा लीजिए, 2,70,000 प्रपोज इक्विटी डिविडेंड घटा लीजिए और 25,780 घटा लीजिए बोनस टू स्टाफ। ये सब घटा लेंगे तो उसके बाद जो अमाउंट बचेगा उसका आधा करिए, वो होगा 1,09,910। तो वो तो आ जाएगा सरप्लस कैरी टू बैलेंस शीट सबसे नीचे। और जो रिमेनिंग 1,09,910 है, इसको 1:2 में बांट लो तो वो प्रेफरेंस डिविडेंड में आ जाएगा 36,637 और उसका डबल इक्विटी डिविडेंड में आ जाएगा 72,273। तो इस प्रकार जो एप्रोप्रिएशन हुआ वो जनरल रिजर्व में हुआ 1,03,380, प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड हुआ 3,12,000 प्लस 36,637, टोटल 3,48,637। प्रपोज इक्विटी डिविडेंड हुआ 2,70,000 प्लस 73,273 बराबर 3,43,273 और बोनस टू स्टाफ 25,780, टोटल 8,21,070 हो गए। और 9,30,980 में से 8,21,070 घटा है तो 1,09,910 ही बचेंगे, पर ये अपन ने पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे। इसके बाद एक उदाहरण अपन और लेंगे जिससे थोड़ा और आपके क्लियर हो जाएगा कि लाभों का बंटवारा किस तरह से होता है। उदाहरण नंबर 28। इसमें लिखा है सोनी लिमिटेड के अंतर नियमों में निम्नलिखित प्रावधान दिए गए हैं। लाभ का 10% संचय कोष में अंतरित किया जाए। समता अंशों पर लाभांश के 10% के बराबर कर्मचारियों को बोनस हेतु अलग रखा जाए और शेष को वितरित करने के लिए लिखा है कि कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो 20.36% लगाना है और कॉम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर पर 7% डिविडेंड, इक्विटी पर शेयर्स पर 10% डिविडेंड और उसके बाद जो शेष लाभ रहे उसको इक्विटी और प्रेफरेंस में 2:1 में बांटना है। तो अंतर नियमों में ये व्यवस्था थी कि आगे ले जाया जाने वाला लाभ जो कैरी फॉरवर्ड होगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मतलब रिजर्व में ट्रांसफर करने, बोनस देने और डिविडेंड देने के बाद जो बचे अधिमान अंश पूंजी जो आपकी 13 लाख है उसका 6% के बराबर आगे ले जाना है जो बचे उसमें से। तो 13 लाख का 6% होता है 73,000। तो ये आपको आगे ले जाना है। आगे ले जाने वाला फिगर वैसे ही दिया हुआ है जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ था, पर इसमें थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है कि वहाँ तो सीधा ही था कि जो आगे ले जाना है वो 50% था और बचा हुआ 1:2 में ही बांटना था, जबकि यहाँ पे बचा हुआ 3 चीज़ों में बंटेगा, नहीं 4 चीज़ों में बंटेगा। एक तो बोनस में भी बंटेगा क्योंकि बोनस जो है वो समता लाभांश पर 10% है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स का भी प्रोपोर्शन होगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी होगा और इक्विटी डिविडेंड भी होगा, इसलिए थोड़ा टेक्निकल है। खैर, तो कंपनी द्वारा 13,010 रुपये वाले 7% कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू किए हुए हैं और 70,010 रुपये वाले फुली पेड इक्विटी शेयर इशू किए हुए हैं। अब आपको सूचना दी गई है कि 18-19 का लाभ 5 लाख रुपए है और गत वर्ष का आगे लाया हुआ लाभ है वो 80,000 है। अन्य नियोजनों से पूर्व मतलब पिछली बार जैसे ही एप्रोप्रिएशन से पूर्व 31,200 रुपये हास के और 80,000 आयकर के लिए प्रावधान कीजिए, मतलब करना बाकी है। ठीक है, इसको हल करते हैं।
तो सबसे पहले लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फॉर द ईयर 31 मार्च 19। प्रॉफिट 5 लाख आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, लिख दीजिए। लेस करिए करंट ईयर का डेप्रिसिएशन 31,200 तो बच जाएगा 4,68,800। फिर लेस कीजिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 80,000, कर का प्रावधान लेस कर लिया 80,000। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स रह गया 3,88,800। अब इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैरिड फॉरवर्ड, क्योंकि अप्रोप्रिएशन की सारी मदें इसी में आएगी। तो सबसे पहला लिखा प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स 3,88,800। ऐड किया प्रॉफिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम लास्ट ईयर दिया हुआ है आपको 80,000, जोड़ दिया तो 4,68,800 हो गए। अब अप्रोप्रिएशन जो भी करने उनके नाम लिख लीजिए। आपके नंबर 1 लिखा हुआ है 10% संचय कोष में, तो लिखो ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। यहाँ जनरल रिजर्व लिखा है, संचय कोष का मतलब रिजर्व फंड लिखना चाहिए। उसके बाद दूसरा है प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड, फिर प्रपोज इक्विटी डिविडेंड और बोनस टू एम्प्लॉय। ये लास्ट में इसलिए लेंगे कि ये इक्विटी डिविडेंड पर डिपेंड है, अदरवाइज ये पहले आ जाता है। और लास्ट में लेंगे प्रपोज्ड कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो सबसे पहले लिया ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10%। तो करंट ईयर का प्रॉफिट साफ लिखा है, लाभ का 10% मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट। बिफोर प्रोविजन नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ आफ्टर प्रोविजन ही लिया जाएगा। पिछले उदाहरण में बिफोर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन लिखा था, इसलिए वहाँ पे वापस वो प्रोविजन जोड़कर और फिर अपन ने ट्रांसफ़र किया था। पर कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ डायरेक्ट 3,88,800 का आ जाएगा 38,880। फिर प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा 13 लाख का 7% 91,000 प्लस जो हिस्सा आएगा वो आपको समझा दूंगा अभी। देन प्रपोज इक्विटी डिविडेंड आपके दिया हुआ है 10%, तो इक्विटी शेयर कैपिटल है 7 लाख। 7 लाख का 10% 70,000 प्लस और जो आएगा लिख देंगे। बोनस टू एम्प्लॉयज में 70,000 का 10%, जितना इक्विटी डिविडेंड है उसका 10% 7,000 लीजिए, प्लस करके छोड़ दीजिए, क्योंकि जो रिमेनिंग हिस्सा आएगा डिविडेंड का उसका भी 10% यहाँ जोड़ना है। और प्रपोज कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स जो है वो इन दोनों पे जोड़ लीजिए, एक तो 91,000 और एक 70,000, तो हुआ 1,61,000। 1,61,000 का 20.36%, 32,780 ये आ गया, और प्लस जो और आएगा वो आ जाएगा। तो अब एक काम आप कीजिए कि अब अवेलेबल प्रॉफिट जो बांटना है वो कितना रहेगा, इसकी गणना करनी है। तो नीचे लिखा है लाइन कि निर्धारित भुगतान के बाद पूर्वाधिकारी अंशधारियों तथा समता अंशधारियों के लिए लाभांश, कर्मचारियों के बोनस एवं निगमीय लाभांश वितरण करने के लिए निगमीय लाभांश वितरण कर के लिए उपलब्ध राशि कैसे निकलेगी। ऊपर आपके लिखा हुआ है 3,88,800 में 80,000 जोड़ा तो 4,68,800। इसमें से ये सारी राशियां घटेगी, कौन कौन सी। 38,880 जनरल रिजर्व फंड में ट्रांसफर का, 91,000 प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड का, 70,000 इक्विटी डिविडेंड का, 7,000 बोनस एम्प्लॉयज का, 32,780 कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का, और 78,000 जो कैरी फॉरवर्ड करने हैं, अभी मैंने कैलकुलेशन बताया 13 लाख का 6%। तो ये सब 4,68,800 में से घटाएंगे तो पीछे बच गया 1,51,140। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन 4 जगह होगा, प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड में भी होगा, इक्विटी डिविडेंड में भी होगा, एम्प्लॉयज के बोनस में भी होगा, और कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में भी होगा। तो उसके लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इसमें जो प्लस प्लस है वो इक्वेशन से ज्ञात होगा, वो प्लस करके ये जोड़ के और लेके बैलेंस ट्रांसफर टू बैलेंस शीट 78,000 कर देंगे जो अपन ने निकाल रखा है। तो अब अपन चलते हैं एक इक्वेशन बनाते हैं। लिखो, माना कि पूर्वाधिकारी अंशधारियों को शेष लाभ में मिलने वाला हिस्सा है x। माना कि पूर्वाधिकारी अंशधारियों को शेष लाभ में मिलने वाला हिस्सा है x। पूर्वाधिकारी अंशधारियों को x मिलेगा,
तो समतांशधारियों को कितना मिलेगा, साफ लिखा हुआ है कि शेष का 1/3 अधिमान अंशों पर और 2/3 समता, तो उनको 1 मिलेगा तो इनको 2 मिलेगा। तो इसलिए लिखो नीचे, इसलिए समतांशधारियों को शेष लाभ में हिस्सा बराबर 2x। अब चूंकि आप जानते हैं कि कर्मचारियों को जो बोनस है वो समतांशधारियों के लाभ का 10% है, तो फिर लिखो नीचे, इसलिए कर्मचारियों को बोनस के रूप में शेष लाभ में मिलने वाला हिस्सा बराबर 0.2x, मतलब 0.20x, क्यों 2 का 10% 0.2 होता है। ये 3 चीजें हो गई, अब चौथी लिखनी पड़ेगी। देयरफॉर या अतः निगमीय लाभांश वितरण कर का हिस्सा बराबर, अच्छा निगमीय लाभांश वितरण कर किस पर लगता है, डिविडेंड। तो डिविडेंड तो यहाँ 2 है, एक तो x है और एक 2x है, तो दोनों की जोड़ हो गई 3x। 3x इंटू 20.36/100, क्योंकि जितना डिविडेंड है उस पर 20.36% ये लगेगा, तो 3x इंटू 20.36/100 करेंगे। वापस सुनिए, कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का हिस्सा कितना आएगा, 3x इंटू 20.36/100 बराबर 0.6108x, मतलब 0.6108x। ये 4 चीजें आ गई। तो इन चारों के बराबर क्या है, 1,51,140 जो अपन ने निकाला। तब लिखेंगे चूंकि x प्लस 2x प्लस 0.20x प्लस 0.6108x बराबर 1,51,140। तो देयरफॉर इन सब की जोड़ कितनी हुई, 3.8108x, 3.8108x बराबर 1,51,140। इसलिए x बराबर हो गया 1,51,140 अपॉन 3.8108 बराबर 39,661। ये वैल्यू आई x की। तो x की वैल्यू को पुट करो यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड में, 39,661। नेचुरल इसका डबल हो जाएगा इक्विटी में, तो ये हो जाएगा 79,322, 79,322। इसी तरह से बोनस टू एम्प्लॉयज में हो जाएगा इसका 10%, 79,322 का, तो 7,932। और कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में हो जाएगा 24,225। चाहें तो आप वो x की वैल्यू निकली है और इसकी वैल्यू है 0.6108, तो 39,661 इंटू 0.6108 कर दो तो आ जाएगा। और चाहो तो ये दोनों ही डिविडेंड तो जोड़ दो, 39,661 और 79,322, इसका 20.236% निकाल लो, यही आएगा 24,225। इस तरह से ये टोटल आ गई। जनरल रिजर्व में ट्रांसफर 38,880, प्रपोज प्रेफरेंस डिविडेंड हुआ 31,661, प्रपोज इक्विटी डिविडेंड हुआ 49,322, बोनस टू एम्प्लॉयज हुआ 14,932 और कॉर्पोरेट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का प्रपोज हुआ अमाउंट 57,005। इनकी टोटल आ गई 3,90,800 और 78,000 बच गए, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे बैलेंस शीट में। तो ये थोड़ा अच्छा उदाहरण था, इसलिए आपको हल करा दिए। अब अपन डिस्कस करेंगे लाभों का पूंजीकरण, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स।